तबाहियों का किसी को निशान दिखाई न दे, कुछ ऐसे आग लगाओ धुआं दिखाई न दे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 2024 का चुनाव पहले मोदी बनाम राहुल दिखाई देता था, लेकिन अब राहुल बनाम मोदी दिखाई देने लगा है 2024 का चुनाव। पहले सवाल उठाया जाता था कि मोदी के आगे राहुल कहां तक टिक पाएंगे। अब देखा जाता है कि राहुल ने मोदी पर कौन सा नया हमला बोला और मोदी का बचाव इसमें कैसे किया जाए। राहुल अपने सियासी हालात से पूरी तरह वाकिफ हैं और उनके सामने पूरा रोड मैप क्लियर है, साफ है कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी बातों को उठाना है, किन सवालों पर सरकार को घेरना है। और दूसरी तरफ मोदी पूरी तरह गुमराह दिखाई दे रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए तो वो एक मुद्दे को उठाते हैं और उसकी नाकामी समझ आते ही दूसरे पर अपना ध्यान लगा देते हैं। देश में भले ही अमृतकाल का दावा मोदी ने किया है, लेकिन उनके लिए तो ये अटकने भटकने का काल नजर आ रहा है। सत्ता पर बने रहने के लिए पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने इतने सियासी दांव पेच चल लिए हैं कि अब उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा तीर अपने तरकश से निकालें कि सत्ता के 5 साल और मिल जाएं। सियासी समीकरणों में मोदी बुरी तरह उलझ चुके हैं और काफी हद तक गुमराह भी हो चुके हैं। सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति अगर अकेला ही पड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होता है। मोदी पूरे देश के लिए अब परिवारजनों को कहते हैं, यानी परिवारजन कहते हैं पूरे देश को, लेकिन उनका अकेलापन, उनकी उलझन और सत्ता बचाए रखने की चिंता अब खुलकर दिखने लगी है। उधर राहुल गांधी हैं जो दक्षिण से उत्तर तक भारत को नापने के बाद अब पूर्वोत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राहुल आगे बढ़ते जा रहे हैं और काफिला जुटता जा रहा है। राहुल अपनी यात्रा में जनता के लिए जरूरी मुद्दों को उठाते जा रहे हैं। बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए ईडी, सीबीआई के साथ साथ पुरस्कारों और सम्मानों का इस्तेमाल करने लगी है। इसके जरिए वो विपक्षी नेताओं को तोड़ रही है। वहीं राहुल गांधी मजदूरों, किसानों, युवाओं, दलितों, आदिवासियों, गरीबों के मुद्दों की ओर देश का ध्यान दिला रहे हैं, खींच रहे हैं। मोदी 10 साल की बात करते हैं और कांग्रेस अन्याय काल सामने कर देती है। मोदी श्वेत पत्र लाते हैं तो कांग्रेस ब्लैक पेपर ले आती है। मोदी भारत रत्न को सियासी टूल मानते हैं, बनाते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भारत रत्नों की विचारधारा के सवाल आगे कर देती है। मोदी बिहार की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराते हैं और उधर इंडिया गठबंधन बता देता है कि 12 तारीख को बिहार में खेला होगा। यानी मोदी को हर तरफ से कांग्रेस और इंडिया ने फंसा दिया है। मोदी को खुशफहमी थी कि उन्हें चुनावों में 2019 की तरह कांग्रेस को हराने में आसानी होगी, लेकिन 5 सालों में राहुल गांधी ने सियासत को एक नई दिशा दे दी है, जिसमें अब इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं और मोदी उनमें उलझते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए इस बार चुनाव राहुल बनाम मोदी बनता जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे चुनावी समीकरणों में उलझे मोदी चुनावों से पहले हताश और पस्त दिखाई दे रहे हैं, और यह भी देखेंगे कि कैसे अब राहुल गांधी ने मोदी पर उन्हीं की शैली में वार करके उनकी हार का मैदान तैयार कर दिया है। राहुल का एक वीडियो जरा देख लेते हैं सबसे पहले, और बात कुछ और साफ हो जाएगी जब आप इस वीडियो को देखेंगे। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। जहाँ भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो में मोदी की तस्वीर के ऊपर लिखा है झूठ पर झूठ और राहुल की तस्वीर के ऊपर लिखा है पर्दाफाश। तो राहुल इन दिनों मोदी और बीजेपी के फैलाए झूठों के पर्दाफाश में लगे हुए हैं। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख का सूट पहनने वाले और 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास।
ये वंचितों के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि किस तरह राहुल गांधी के सियासी तेवर अब बदल चुके हैं। बीजेपी ने राहुल को गलत साबित करने के लिए शुरू से उनकी छवि पर दाग लगाने की कोशिश की, उन्हें शहजादा, युवराज और न जाने क्या क्या कहा, जबकि मोदी खुद को गरीब माँ का बेटा, चाय वाला और फकीर बताते रहे। लेकिन अब राहुल ने बता दिया है कि असल में मोदी ओनली बिजनेस क्लास वाले हैं। वैसे तो राहुल गांधी ने पहले भी मोदी सरकार के लिए सूट बूट की सरकार वाला विशेषण दिया था, लेकिन तब जाति जनगणना और सामाजिक न्याय का मुद्दा सियासत के केंद्र में नहीं आया था। राहुल ने पहले भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर 2024 के चुनावों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इर्द गिर्द कर दिया है। लिहाजा बीजेपी भी अब ओबीसी और दलितों, आदिवासियों की बात करने पर मजबूर हो गई है। 5 साल पहले यानी 2019 के चुनावों में महंगाई, बेरोजगारी और चीन की घुसपैठ जैसे मुद्दे तो थे ही, उनके साथ साथ राफेल विमानों के सौदे में गड़बड़ी का मुद्दा भी बहुत गर्म था। आप याद कीजिए, बात बढ़ते बढ़ते कौन चोर है, कौन चौकीदार है, इस पर पहुंच गई थी। लेकिन फिर पुलवामा की भयानक घटना घटी। अभी 14 फरवरी को उस पुलवामा की घटना के पूरे 5 साल हो जाएंगे। इन 5 सालों में उस घटना की सच्चाई मोदी सरकार सामने नहीं ला सकी, लेकिन इसका चुनावी फायदा बीजेपी ने 5 साल पहले ले लिया था। राष्ट्रवाद की उस लहर में सामाजिक और आर्थिक न्याय का कहीं कोई जिक्र उस समय नहीं था। लेकिन अब राहुल गांधी नैरेटिव बदल चुके हैं, जिस पर बीजेपी को भी मजबूर होकर सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ रही है। आपने अभी वीडियो में देखा ही है कि मोदी ने कैसे खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया है। इससे पहले जिस तरह मोदी ने 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था, वो कांग्रेस के आगे मोदी के मजबूर होने का एक बड़ा उदाहरण था। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि मोदी की मजबूरी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद उन्हें 4 और हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा करनी पड़ी। 24 जनवरी से 9 फरवरी के बीच महज 15 दिनों में 5 लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजने का ऐलान कर मोदी ने एक बड़ा चुनावी दांव चला है। इससे पहले 22 जनवरी को मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। यह भी बीजेपी की चुनावी टूल किट का ही हिस्सा था, क्योंकि मंदिर का उद्घाटन किसी बड़े संत, शंकराचार्य, राष्ट्रपति, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, इनमें से किसी से भी कराया जा सकता था। लेकिन यहां भी मोदी ने अपना ही नाम आगे बढ़ाया। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन की घोषणा जैसे मोदी ने अपने वित्त मंत्री या गृह मंत्री से नहीं करवाई, जैसे ट्रेनों को हरी झंडी रेल मंत्री नहीं दिखाते बल्कि मोदी दिखाते हैं, वैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन मोदी ने किया ताकि उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। आपने देखा ही है कि लाल किले से तो वो ऐलान कर ही चुके हैं कि अगली बार भी मैं ही आऊंगा। वैसे भी अभी मोदी ने सीटों की गिनती भी बता दी है कि एनडीए 400 से अधिक सीटें लाएगी। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा 9 दिन में 2.5 कोस भी चलता दिखाई नहीं दिया। संसद तक में राम मंदिर का प्रस्ताव मोदी सरकार ले आई, लेकिन लोगों की धर्म की भावना को इस बार चुनावी तौर पर भुनाने में बीजेपी को नाकामी दिखी, तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर एक तीर से 2 निशाने साधे गए। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मारकर फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की कि जिन वर्गों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने राजनीतिक संघर्ष किया उसका बीजेपी सम्मान कर रही है। मगर जल्दी ही बीजेपी को समझ आ गया कि केवल इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि बिहार में केवल नीतीश ने पलटी मारी, तेजस्वी तो चुनौती बनकर अब भी डटे हुए हैं। और उधर झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी बता दिया कि बीजेपी के आगे तनकर कैसे खड़ा रहा जा सकता है। लिहाजा मोदी को चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान करना पड़ा। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा हुई, ताकि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजने और राम मंदिर के उद्घाटन में न बुलाने का प्रायश्चित मोदी कर सकें। तो भारत रत्न का इस्तेमाल मोदी ने चुनावी तौर पर तो किया ही है, इसमें एक राजनीतिक खेल यह भी है कि बीजेपी एक बार फिर दूसरे दलों के बड़े नेताओं और हस्तियों पर अपना हक जमाने की तैयारी में है। आप याद कीजिए कि अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की मुहिम शुरू की थी। फिर इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई। गांधी जी के चश्मे यानी नजरिए को स्वच्छता अभियान तक सीमित कर दिया मोदी ने, लेकिन खुद को सबसे बड़ा गांधीवादी साबित करने की कोशिश भी की। चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी से ज्यादा ब्राह्मण वीर बताया गया।
जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करके एक शहादत स्थल को पिकनिक स्पॉट जैसा बीजेपी ने बना दिया। ये सारे खेल बीजेपी ने इसीलिए रचे ताकि आजादी की लड़ाई की कहानी लोगों के दिमाग से उतर जाए और महान देशभक्तों पर बीजेपी का लेबल चढ़ाने में आसानी हो। गांधी, पटेल, आजाद सब पर बीजेपी ने अपना कॉपीराइट करके नेहरू और उनकी प्रोग्रेसिव धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की कोशिश की, या उसका मुकाबला कैसे करें यह बीजेपी को लेकिन फिर भी अभी समझ में नहीं आया है। मोदी ने संसद में लगातार नेहरू को अपमानित करने और उनके नाम पर झूठ बोलने की कोशिश या मुहिम छेड़ दी। अभी बजट सत्र में भी मोदी ने एक बड़ा झूठ चलाया कि नेहरू ने भारतीयों को आलसी और कम अक्ल वाला कहा था, जबकि हकीकत यह थी कि नेहरू ने भारतीयों से और अधिक मेहनत करने और अपनी अक्ल से देश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। खैर, राम मंदिर का मुद्दा नहीं टिका, खुद को ओबीसी बताने की बात काम नहीं आई, नेहरू पर झूठ नहीं टिक सका, तो फिर मोदी ने दूसरे दलों की महान हस्तियों पर निगाहें डाली। हालांकि इस पर भी उनकी पोल खुल ही गई है। किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान कर मोदी ने चुनावी अंक बढ़ाने की नई तैयारी की है। लेकिन अब इसकी भी पोल खुल रही है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के साथ ही उनके पोते और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि अब किस मुंह से मना करूं। यानी अब तक इंडिया गठबंधन के साथ रहे जयंत चौधरी चुनावों से पहले अपने दल को एनडीए में शामिल कर रहे हैं। जयंत चौधरी के इस कदम से इंडिया गठबंधन को खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिन जाटों और किसानों की रहनुमाई का दावा चौधरी करते रहे हैं, वही समुदाय उनके इस फैसले पर सवाल उठाने लगा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर खुशी तो जाहिर की है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि डबल शुक्रिया भी अदा कर देंगे अगर डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू हो जाए, जिसका इंतजार लंबे समय से किसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने को कहा था। बीजेपी ने देश में 2 बार अपनी सरकार बनाई, लेकिन आज तक सिफारिश लागू नहीं की गई। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की एक बड़ी डिमांड बहुत पहले से किसानों की थी। आज उनकी घोषणा हुई है। उन्हीं के साथ में डॉक्टर स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी की भी हुई है। अब अपने क्षेत्र में उन्होंने भी बहुत काम किए। 2014 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था, उसको लागू कर दे तो भारत रत्न से जो सम्मानित हुआ है, उनके अगर विचारों को भी सम्मानित कर देंगे, हम उनकी योजनाओं को भी सम्मिलित कर लेंगे तो डबल खुशी हो जाएगी, 2 बार धन्यवाद दे देंगे। जयंत जी इलेक्शन लड़ते हैं, उनको वहां पर जाने में ज्यादा फायदा होगा तो वहां चले गए। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि जयंत चौधरी चुनाव लड़ते हैं, उनको वहां फायदा हुआ है तो वो वहां चले गए। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा कि जिन्हें भारत रत्न दिया गया उनके विचारों का भी सम्मान होना चाहिए। और अगर इस नजरिए से देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बीजेपी या मोदी ने बाकी चारों भारत रत्नों के विचारों का कोई सम्मान नहीं किया है। पीवी नरसिम्हा राव को मौनी बाबा कहकर अपमानित किया। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बाबरी मस्जिद नहीं टूटेगी और फिर तोड़ दी गई। चौधरी चरण सिंह किसानों के हक की राजनीति करते रहे और मोदी सरकार में किसानों को 1 साल के लंबे आंदोलन पर केवल इसीलिए बैठना पड़ा क्योंकि सरकार ने उनसे बिना पूछे 3 काले कानून उन पर थोप दिए थे। इसके विरोध में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। लेकिन मोदी सरकार में उन्हें आतंकी और खालिस्तानी कहा गया। एमएस स्वामीनाथन की सिफारिशों को मोदी सरकार ने लागू नहीं किया। किसानों की एमएसपी की मांग स्वीकार नहीं की गई। कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों के खिलाफ आरक्षण को खत्म करने की कोशिशें बीजेपी सरकार में हुई। मोदी और बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क जनता के सामने जाहिर हो चुका है। जो रही सही कसर है उन्हें लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी जैसे नेता पूरी कर रहे हैं। ये नेता लगातार बीजेपी की राजनीतिक चालाकियां जनता के सामने खोल रहे हैं। कल बिहार में फ्लोर टेस्ट है और उससे पहले जिस तरह बीजेपी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है, उसमें यही जाहिर हो रहा है कि सत्ता हड़पने की चालें बीजेपी ने चल तो दी हैं, लेकिन अब खुद उनमें
फंस चुकी है बीजेपी। कल किसके लिए खेला होगा, किसके लिए मेला भरेगा, यह तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी यह दिख रहा है कि अपने ही खेल में फंस चुके हैं मोदी। खैर, शायर मिराज फैजाबादी ने ठीक ही फरमाया है कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।